जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई हुई है। 3 अलग अलग दावों पर फिर अगली तारीख तय की गई है। 3 अलग अलग दावों पर 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में अनुपस्थित रहा एक पक्ष कोर्ट में फिर हाजिर नहीं हुआ। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास भेजा गया था मैसेंजर। नोटिस तामील कराने के लिए भेजा गया था स्पेशल मैसेंजर। अगली तारीख पर हाजिर नहीं होने पर आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से दोबारा हाजिर नहीं होने पर एक्सपर्ट ऑर्डर जारी किया जाएगा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज तीनों अलग अलग दावों में 7 नवंबर की अगली तारीख सुनवाई की तारीख मिली है। और जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज फिर हाजिर नहीं हुआ। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील कराने के लिए स्पेशल मैसेंजर भेजा गया था। अगली तारीख पर अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी आदेश जारी किया जाएगा। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी पर केस को लटकाने भटकाने का भी आरोप लगाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज 3 अलग अलग दावों पर कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में और 1 दावे की जिला जज की अदालत में। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप हमारे साथ हैं। सर, आज अदालत में क्या सुनवाई हुई, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, ये मामला 13.37 एकड़ जमीन का मामला है और ये हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है। हम वेरी फर्स्ट डे से कहते रहे हैं कि हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए। इश्यू को लेकर के 1968 का जो कंप्रोमाइज है उसे चैलेंज किया है हमने। ये जो फैक्ट्स के हम न्यायालय में रखे हैं कि 1968 में जिस श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान ने कंप्रोमाइज किया उसे कंप्रोमाइज करने का अधिकार नहीं था। इसको लेकर 2020 में हमने सिविल जज यहाँ केस दाखिल किया था और सिविल जज महोदय के यहाँ इसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई है। ट्रांसफर एप्लीकेशन में हमारा ये कहना है कि इसमें शीघ्र से शीघ्र इसका निस्तारण होना चाहिए और किसी ऐसी कोर्ट में इसको भेज दें कि जहां तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए या डिस्ट्रिक्ट महोदय खुद जज महोदय सुन लें या किसी अन्य कोर्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का सवाल है। लोग बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ इस केस को देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की तरह 70 साल तक यहाँ कोई इंतजार नहीं कर सकता। तो आज उसी पर बहस हुई। शाही ईदगाह पक्ष बड़ी मुश्किल से इसमें 3 डेटों के बाद हाजिर हुआ है और सुन्नी वक्फ बोर्ड जान करके इसमें हाजिर नहीं हो रहा है। इस केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। हमने उनको पैरवी की है, उनको नोटिस भी मिले हैं। उनके अधिवक्ता के लिए बाई हैंड कराने का आदेश भी हमने दिया था माननीय न्यायालय को। न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल करेंगे और दोबारा नोटिस उनको तामील कराएंगे। और न्यायालय के द्वारा अब इसमें अग्रिम तारीख 7/11 निर्धारित की गई है। 7/11 को इस पर विधिवत रूप से सुनवाई होगी। तो वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप जी का कहना है कि जो प्रतिवादी पक्ष है वो लगातार इस केस को लिंगर ऑन करना चाहता है। अब इसमें सुनवाई की अगली तारीख लगा दी है। फिर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसमें हाजिर नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि आगे अगर वो हाजिर नहीं होता है तो एक्स पार्टी के ऑर्डर इस दावे में होंगे। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट से इंतजामिया कमेटी ने समय मांगा है। 19 अक्टूबर दोपहर 2 बजे सुनवाई का समय दिया गया है। हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट को निर्देश दिया है और एक केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है। वाराणसी जिला जज को केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की सत्यापित छाया प्रति करवानी होगी उपलब्ध। जिला जज वाराणसी की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट में चुनौती दी है और अपनी आपत्ति खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। और वाराणसी से बड़ी खबर है। 35 लाख के सोने के साथ में शातिर गिरफ्तार किया गया है। फरार शातिर बदमाश अनिल को पुलिस ने पकड़ा है। अभियुक्त के पास से 750 ग्राम सोना बरामद किया गया है। गायब किए माल की 100% बरामदगी हुई है। शातिर कर्मचारी ने कच्चा सोना लेकर फरार हो गया था और थाना चौक पर सोने के मालिक ने FIR लिखाई थी। अब इस चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अभियुक्त के पास से 750 ग्राम सोना बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि गायब किए गए माल की 100% बरामदगी हुई है। शातिर कर्मचारी ने कच्चा सोना लेकर वो फरार हो गया था। थाना चौक पर सोने के मालिक ने FIR लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस इस चोर की तलाश में जुट गई थी। अब इसे
गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 750 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। तो फरार शातिर बदमाश अनिल को पुलिस ने पकड़ लिया है। अभियुक्त के पास से 750 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। बढ़ते आगे, औरैया में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर नेशनल हाईवे पर एक कार पीछे से एक पार्सल गाड़ी से टकरा गई। हादसे में दंपति समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार कानपुर से मैनपुरी जा रहा था, जहां नेशनल हाईवे के पास में ये भीषण सड़क हादसा हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ था और जिस कार में लोग सवार थे उस कार के भी परखच्चे उड़ गए हैं। कार की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण और कितना भयानक रहा होगा। 3 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 चीनी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों चीनी नागरिक भारतीय लोगों को प्रलोभन देकर पैसे मंगवाते थे और फिलहाल पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चीनी नेटवर्क का खुलासा किया है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोग लाइक के नाम पर एक ऐप के माध्यम से भारतीय लोगों को प्रलोभन देने के साथ साथ उनके साथ ठगी किया करते थे। जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 1 साल में 102 करोड़ रुपए कुछ बैंक खातों में इनके द्वारा ट्रांसफर किए गए। दोनों चाइनीज को पकड़ा गया है। ये लोग गूगल ऐप पर एक अपनी एप्लीकेशन बनाकर उसमें भारतीय लोगों को प्रलोभन दिया करते थे और प्रलोभन देने के बाद लगातार ठगी के कारोबार में लिप्त थे। लोगों को लाइक के नाम पर ये लोग पैसा ठगा करते थे और एक जानकारी जो निकल कर आई है कि हमेशा महंगे होटलों में रहा करते थे और बीच बीच में उन होटलों को बदल लिया करते थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा पकड़े गए चीनी नेटवर्क में खुलासा ये भी हुआ है कि ये लोग फतेहपुर के एक सिम डीलर से मोबाइल के सिम लिया करते थे। इनके पास से एक्टिवेट और नॉन एक्टिवेट सैकड़ों की संख्या में सिम बरामद हुए हैं। प्रत्येक सिम का 3000 रुपए का भुगतान किया करते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ ये लोग लगातार कर रहे थे। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें चाइनीज करेंसी, इंडियन करेंसी सहित कई अन्य देशों की करेंसी भी इन लोगों के पास से बरामद हुई है। फिलहाल इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जांच की जा रही है। एसटीएफ और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इन लोगों को गिरफ्तार करके इस पूरे खुलासे को किया है। पुलिस का कहना यह है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी सामने आएंगे। कई केंद्र सरकार की एजेंसियां भी चीनी नेटवर्क को लेकर अपनी जांच लगातार कर रही हैं और आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। और खबरें लगातार जारी हैं। रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।